नमस्कार मित्रों। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 176वीं 176 जो कड़ी है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम को शुरू करें उसके पहले गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि इस समय मुंबई में हूं, तो यहाँ तो गणेश चतुर्थी में ऐसा लगता है कि पूरा शहर, पूरा प्रदेश एक तरह से रंगमय हो गया है। सभी तरफ जिस तरह से शोभा यात्राएं निकल रही हैं, वो अपने आप में अद्भुत दृश्य है। तो आप सभी को इस महापर्व की मंगल कामनाएं। जैसा कि हमारी परंपरा है, कार्यक्रम को शुरू करने के पूर्व हम सरस्वती वंदना से इसकी प्रस्तुति करते हैं। मैं प्रियंका सिंह, भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। प्रियंका सिंह शिक्षण में आने से पहले रेडियो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी। आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रही हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और रेडियो पॉडकास्टिंग में इस समय पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड भी हैं। शिक्षक के रूप में अकादमिक आयोजनों में आपकी सक्रिय और नियमित सहभागिता है। अध्यापन के साथ साथ वो अपने इंस्टीट्यूट के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य कर रही हैं। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। Thank you so much, sir. So, on our 176th webinar, let's begin this webinar by taking the name of Lord Saraswati, and then we will start it. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे लेकर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का खोना, हम चलेंगे के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चलेंगे के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू सो मच सर। ये बहुत बहुत आभार आपका। और जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा होती है, किसी भी आयोजन के प्रारंभ में हम हमारे अतिथियों को, वक्ताओं को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। चूंकि आयोजन आभासी मंच पर हो रहा है, तो उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए हमने एक विकल्प तलाशा है और हम ई बुके से उनका स्वागत करते हैं। आज के हमारे इस वेबिनार श्रृंखला के 176 एपिसोड में प्रोफेसर अर्चना सिंह, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में आप अध्यापन कर रही हैं, जिनका विस्तृत परिचय जब मैं आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए, उस समय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं पुनः प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रोफेसर अर्चना सिंह का ई बुके भेंट कर स्वागत अभिनंदन करें। Thank you so much, sir. Once again, ma'am, this is an e-bouquet from our side and from BVI CAM and Communication today. We are very grateful to have you on this platform, and we are very eagerly waiting to listen you on the topic hashtag to headline social media and social movements. I guess इस topic के बारे में hashtags हम सब लगाते होंगे, लेकिन what this actually means ये बहुत कम बच्चे होंगे या बहुत कम लोग होंगे जिनके बारे में इन्हें पता होगा. So I guess वो सारे doubts हमारे mind में जो भी है, you are going to clear it and you will going to explain a new aspect on this topic. So most welcome on behalf of Communication Today and Bharati Vidyapith. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And this is so innovative
So innovative, so nice. Thank you. As this bouquet suggests, ma'am, इसकी जो fragrance है, इसका जो freshness है, I guess जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं on this pleasant evening, I like to imbibe this, and I would like to imbibe the fragrance and freshness of this flower in our lives. So wish you all the best. Thank you so much, everyone. तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार हम फूलों की खुशबू को महसूस करते हैं, तो इस आभासीय मंच पर उस खुशबू का एहसास करना तो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उस खुशबू का एहसास करते हुए इस उम्मीद में आगे बढ़ते हैं कि जिस प्रकार से ये खुशबू पूरे उद्यान को, अपने आसपास के माहौल को सुरभित करती है, सुगंधित करती है, उसी तरह से हम भी विचारों की उस खुशबू को, क्योंकि ये विकल्प हमारे पास जो आया है आभासीय मंच का, कोरोना ने बहुत सारी तकलीफें दी, कई परिवार अभी तक उस पीड़ा से व्यथित हैं, लेकिन इस विकल्प ने एक सुविधा ये दी है कि हमने वो भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया है। आज हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, इस मंच के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी हिस्से में भौगोलिक दूरियों को समाप्त करते हुए पहुंचने में सक्षम हैं। तो बस यही विश्वास है कि फूलों की यह विचार रूपी खुशबू हमारी भाषा, हमारी प्रतीक को समझने वाले जहां भी व्यक्ति बैठे हैं, वो इसको महसूस करेंगे और हमारे इस विचार यज्ञ में कहीं ना कहीं जुड़ते हुए जाएंगे। और ये हमारी शुरुआत जो आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व कोविड के पृष्ठभूमि में शुरू की गई थी, महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2020 को नियमित रूप से चल रही है। और इस मंच पर अब तक लगभग 450 से अधिक एक्सपर्ट्स विविध क्षेत्रों से, मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, रेडियो, टीवी, डिजिटल मीडिया, फिल्म, थिएटर, ट्रेडिशनल मीडिया आदि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ साथ शैक्षिक प्रशासन से जुड़े हुए कितने कुलपति, राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारी, सैन्य अधिकारी, न जाने कितने क्षेत्रों से हमारे निवेदन पर ये विशेषज्ञ आए और उन्होंने अपने विचारों से उन विषयों पर जो हमने मूल रूप से मीडिया और उससे जुड़े हुए जो मुद्दे थे उन पर यह आयोजन किया। तो अलग अलग पक्षों के, डिसिप्लिन्स के जो व्यक्ति हैं, उनके विचार आज हमारे यूट्यूब चैनल पे वो सारे एक तरह से सुरक्षित हैं। जो मित्र, चूंकि अब ऑफलाइन दौर शुरू हो चुका है, किसी कारण से यहाँ नहीं जुड़ पाते हैं, वो अपने समय की सुविधा के अनुरूप, अनुकूलता के अनुरूप इन सारे डेलिब्रेशंस को सुन सकते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया को प्रकट करते हुए इस विचार चेतना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आपसे अनुरोध है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आहुति इस विचार यज्ञ में दें। जैसा कि प्रियंका ने आपको बताया, आज का हमारा विषय है #2 हेडलाइंस, सोशल मीडिया एंड सोशल मूवमेंट। वस्तुतः इस विषय की कल्पना प्रोफेसर अर्चना सिंह की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसी से ये आइडिया लिया और सोचा कि क्यों नहीं इस विषय पर आज विस्तार से बात की जाए। दुनिया के विभिन्न देशों के इतिहास को जब आप देखते हैं, उनका जो क्रांति का, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का जो आंदोलन है, उसके अलग अलग संदर्भ हैं। जब समाचार पत्रों की दुनिया सिमटी हुई थी, उस दौर में भी क्रांतिकारियों, लेखकों, कलमकारों ने अपनी आवाज के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से एक संगठनात्मक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर यह आंदोलन खड़े किए। आजादी के बाद यह आंदोलन की रूपरेखा अपने और संगठन के स्तर पर जगह जगह यूनियंस बनी, एसोसिएशंस बनी और ये आंदोलन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर होते चले गए। लेकिन जब डिजिटल मीडिया का दौर आया, तो मुझे लगता है आम आदमी के हाथ में ये ताकत आ गई, शक्ति और सामर्थ्य आ गया। 21वीं शताब्दी का जो दूसरा दशक है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। और मुझे तो लगता है जिस व्यक्ति के विचारों में मौलिकता है, जिसमें लीडरशिप है, वो भले ही दुनिया के किसी हिस्से में क्यों नहीं बैठा हुआ है, वो अपने विचारों के बल पे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे टिकटॉक है, न जाने कितने ऐसे माध्यम हैं जिन पर वो अपनी बात को लिखते हुए एक पूरे आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार कर सकता है। अरब स्प्रिंग की बात कीजिए, किस तरह से अरब देशों में वो हैशटैग की जब आप बात करते हैं, जब आंदोलन शुरू होता है, कोई अपना विचार रखता है किसी विशेष मुद्दे पर, तो हैशटैग के माध्यम से वो एक आंदोलन का रूप ले लेता है और हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उससे जुड़ जाते हैं।
तो न सिर्फ विदेशों में बल्कि हमारे देश में चाहे निर्भया का मुद्दा हो, उसके साथ जुड़ी हुई संवेदनशीलता का मुद्दा हो, हाल ही में किसान आंदोलन हो, मी टू मूवमेंट जैसे ये स्थानीय स्तर से शुरू होकर के एक तरह से वैश्विक दौर में ये सारी चीजें जो है पहुंच गई है। तो एक तरह से आम आदमी की आवाज को ताकत देने का और सत्ता या व्यवस्था से सवाल करने के ये महत्वपूर्ण औजार बन गए। आज देश की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए व्यक्तियों को आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय प्रधानमंत्री की डिग्री न दिखाने को लेकर के पक्ष विपक्ष में एक तर्क शुरू हो जाता है। हमारे प्रदेश या देश के सत्ता के शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति का एक साक्षात्कार किसी चैनल पर प्रकाशित प्रसारित होता है, आप देखिए उसके तुरंत बाद एक डिस्कशन की होड़ लग जाती है। आम आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है, वो जो सोच रहा है उसके बारे में बात कर सकता है। तो ये कितनी बड़ी ताकत आपके हाथ में आ गई है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की इस भूमिका को हमें समझना आवश्यक है। इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। अक्सर बात होती रहती है क्योंकि इस पर किसी तरह का संपादकीय नियंत्रण नहीं है, किसी तरह की लगाम नहीं है। तो ये एक तरह से स्वतंत्र और उच्छृंखल मीडिया के रूप में समाज को कहीं नुकसान भी पहुंचाने की क्षमता रखता है। आवश्यकता है इसका उपयोग हम किस तरह से सकारात्मक रूप से कर सकें। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अर्चना जी का इस क्षेत्र में काफी अनुभव रहा, आपने शोध अनुसंधान किया, उसी दृष्टि से मैंने आपको निवेदन किया था कि इस विषय पर आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और उसके साथ जो चुनौतियां हैं उनकी बात करें। आगे का रास्ता क्या हो सकता है जिसमें हम डिजिटल साक्षरता की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो गतिविधियां हैं उनके समन्वय की बात करते हैं, डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं। बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से इन आंदोलनों को स्थानीय से लेकर के हम वैश्विक क्रांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हैशटैग ने किस तरह से उन आवाजों को जोड़ा है, उनकी अपनी सीमाएं और चुनौतियों के इन सभी मुद्दों पर वे आज आपसे बातचीत करेंगी। जैसा मैंने शुरू में कहा, प्रोफेसर अर्चना आर सिंह इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वहां का जो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है वहां अध्यापन कार्य कर रही है। प्रसंगवश मैं इस बात का भी उल्लेख कर दूं कि ये जो डिपार्टमेंट है ये देश का सबसे पुराना डिपार्टमेंट है मीडिया का, जिसकी शुरुआत पीपी सिंह साहब ने की थी जब वो स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान लाहौर में थे। वहां ये डिपार्टमेंट शुरू किया गया था, एक अकेले व्यक्ति ने शुरू किया, मात्र 28-30 वर्ष की उनकी उम्र। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो वो वापस हिंदुस्तान में आए और कुछ समय तक ये विभाग दिल्ली में चला और अंततः वो चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ और पीपी सिंह साहब ने उसी डिपार्टमेंट को वहां शुरू किया। और उसके बाद तो फिर वहां समय समय पर जिस तरह से नियुक्तियां होती रहीं और अनेक शिक्षक वहां आए और इस विभाग ने देश भर में इनके जो अलुमनाई हैं उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। देश के अनेक बड़े बड़े पत्रकार संपादक इस विभाग के एक तरह से प्रोडक्ट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक गौरव की बात है कि आज उनको आप मौका मिला एक ऐसे विभाग का जो देश का सबसे प्राचीन विभाग है उसका नेतृत्व करने का। आपने वहाँ हेड के रूप में भी काम किया है, चूंकि रोटेशन का दौर होता है तो इस समय आप प्रोफेसर हैं और हेड के रूप में दूसरे शिक्षक जो हैं वहाँ काम कर रहे हैं। अर्चना जी ने अपने करियर की शुरुआत 1986 में एक पत्रकार के रूप में की और लगभग एक दशक तक पत्रकारिता के बाद उन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स किया और 97 में आप उच्च शिक्षा में अध्यापन के साथ जुड़ती हैं और शोध अनुसंधान के क्षेत्र में पीएचडी आपने किया हेल्थ कम्युनिकेशन में एकेजे मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया से, और यूजीसी जूनियर फेलोशिप आपको मिली थी और उसी के आधार पर उस फेलोशिप के आधार पर आपने आगे अपना रिसर्च को गति दी। एमजे आपने किया बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से और गोल्ड मेडलिस्ट रही। बीजेबी आपने किया रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से और वहां भी आपको गोल्ड मेडल मिला। और बाद में 2013 में आपने इंटरनेट जर्नलिज्म में लंदन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म वहां से डिप्लोमा कोर्स किया। आप पीयू रेडियो ज्योतिर्गम्या वहां जो आपका एक कम्युनिटी रेडियो है 91.2 मीटर पर, उसकी आप चेयरपर्सन हैं। यूनिवर्सिटी की जो पब्लिकेशंस हैं न्यूज़लेटर वगैरह हैं उसकी भी आप एडिटर रही हैं। अपने यूनिवर्सिटी के सांस्कृतिक समन्वय के रूप में भी आपने काम किया, हॉस्टल वार्डन भी आप रही हैं।
और वहाँ का जो जर्नल है रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज 2016 से 2020 तक वहाँ की आप एडिटर रही हैं। आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है हेल्थ कम्युनिकेशन, मीडिया इतिहास एवं मीडिया प्रबंधन, प्रिंट ऑनलाइन जर्नलिज्म, फिल्म स्टडीज, न्यू मीडिया और मीडिया साक्षरता और डिजिटल पत्रकारिता। मीडिया के क्षेत्र में जो आपका ये शोध है इसको लेकर के आपको अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। ग्लोबल कम्युनिकेशन काउंसिल की ओर से ग्लोबल कॉन्क्लेव किया गया था कोविड के दौरान। 75 दिन तक लगातार ये आयोजन किए गए थे, जिसमें हर दिन किन्हीं अलग अलग क्षेत्रों के मतलब कैटेगरीज में मीडिया टीचर्स को सम्मानित किया गया था। तो उस श्रृंखला में आपको भी सेटलर कंट्रीब्यूशंस इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन सिंगापुर में 2015 में। वुमेन एक्शन अवार्ड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII उसकी ओर से आपको सम्मानित किया गया। और हमारी बेटी पुरस्कार रोटरी क्लब ने भी आपको सम्मानित किया। 50 से अधिक शोध पत्र आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रों में प्रकाशित हुए। 8 विद्यार्थी अब तक आपके निर्देशन में PhD कर चुके हैं और 4 विद्यार्थी इस समय PhD के लिए पंजीकृत हैं। वो पुस्तक जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, बियॉन्ड द हैशटैग ए डेकेड ऑफ ट्विटर एक्टिविज्म इन इंडिया, 2024 गत वर्ष आपकी प्रकाशित हुई थी, जो ये काफी चर्चित रही पुस्तक मीडिया के क्षेत्र में विशेषकर। और आपने कोविड के दौरान सोशल मीडिया एडवोकेसी, डिजिटल पत्रकारिता और हेल्थ कम्युनिकेशन पर अनेक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो रिसर्च की है और जो जगह जगह प्रकाशित भी हुई है। इसके अतिरिक्त आपके इस अनुभव के आधार पर आपको कई अकादमिक जो मेंबरशिप मिली है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। FTII जो देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उसकी गवर्निंग बोर्ड की आप मेंबर रही हैं। IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इसके साथ भी आपका जुड़ाव रहा है, उसकी भी आप मेंबर रही हैं। यूनेस्को की एक रिव्यू कमेटी है, रिव्यू पैनल ऑन यूथ एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म ऑन सोशल मीडिया, उसमें भी आप उनके रिव्यू पैनल में रही हैं। और पोस्ट जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है वो तो खैर एक शिक्षक के रूप में बहुत अवसर मिलते हैं। देश के अनेक प्रमुख विश्वविद्यालयों से आपका जुड़ाव रहा है और आपने उन कोर्सेज को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। मूक कोर्सेज आज के दौर के बड़े ये पॉपुलर कोर्सेज हैं, जो UGC और CIC वगैरह ने इसको पॉपुलर किया है, इन्होंने शुरुआत की है। उसके साथ भी आपका जुड़ाव है। बहुत कई मूक कोर्सेज में आपने पार्टिसिपेट किया है, उनको तैयार किया, उसका संचालन कर रही हैं। कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से, जैसा मैंने कहा कि चेयरपर्सन के रूप में आपने सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में काफी काम किया है। शताधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता और बहुत सारी कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, और उसमें तो आपने ट्रेनिंग दी है। साथ ही आपका एक ब्लॉग भी है, वो आप रेगुलर लिख रही हैं मीडिया से जुड़ा हुआ। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण और कविता लेखन के क्षेत्र में तो मैं कह सकता हूं कि आपके व्यक्तित्व के कितने सारे आयाम हैं। पत्रकारिता, साहित्य और ये जो ऑडियो विजुअल मीडिया है, इससे भी आपका गहरा जुड़ाव है। और आपकी एक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है, कविता तो कहीं नहीं की, ये कविता संग्रह आपका है। और सोशल मीडिया के थ्रू इनके उस काव्य प्रतिभा को हम अक्सर देखते रहते हैं। आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, रेडियो कार्यक्रम के निर्माण किए हैं, हिंदी कविता लेखन, वाचन इत्यादि क्षेत्र में। तो आपका ये जो बहुआयामी योगदान है, उस आधार पर, उस अनुभव के आधार पर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये जो आज का विषय है, हैशटैग टू हेडलाइंस सोशल मीडिया एंड सोशल मूवमेंट्स, इसको आप किस रूप से देखती हैं, जो पिछला हमारे देश का और वैश्विक पृष्ठभूमि है, उस संदर्भ में हम आपको अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर अर्चना सिंह। थैंक यू सो मच सर, इतना सारा इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक्स अ लॉट। और आप बहुत ज्यादा आपने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, एंड आई गेस मोस्ट ऑफ देम मे बी नोइंग मी ऑलरेडी। तो चलो, और आप और जान गए। सो शैल आई शेयर प्रियंका? आई स्टार्ट शेयरिंग। मैं ये सोच रही थी कि व्हेन वी वर टेस्टिंग, हम प्रेजेंटर व्यू देख रहे थे, so I thought since this is going to be on YouTube, let the presenter view be visible, so if somebody wants to read that, then they can read it also. So I'm going to share now my full screen. Yeah,
You can see it? Yeah, ma'am. You But can see not, my full screen. I'm now no, not in full screen. Now slideshow, it's fine. Now it's fine. and now I'm showing presenter view. So Yeah, you can ma'am. see the notes also. Fine? Sure. This is fine, right? So we're talking about hashtags to headlines, social media, and social movements. And like Sir said, this is based on this book. My book, Beyond the Hashtag, A Decade of Twitter Activism in India. So most of the time, my examples will be from Twitter. And there is a reason I'll tell you, not just because I've used that as the data in my study, but because most of the decision makers, the social media that they are using is Twitter. You know, let's say if PM Modi and Mr. Trump, if they use a social media, it is Twitter. So that is why we are discussing these social movements on Twitter here. So I'll continue. The main objectives of this talk today, they are threefold. Social movements and social media, we try to understand them separately. What is the theory? I'm an academician. Everything that I talk about begins from theory. I take the origins from there. And then what is the future? So these are the three things I'm stressing on, and in between a lot other things. Social movement, what is it? We start from here. What is a social movement? Martin Luther King, he gave us a beautiful quote, and he said that a social movement that only moves people is merely a revolt. A movement that changes both people and institutions is a revolution. Some kind of movement, when people come together and they change the institutions, they change countries, they change phenomena, trend, those are revolutions. So there is a whole range of movements. It can begin with a protest and it can end at a revolution. So there is a whole range out there. And this is what he says here. Uh, for our context, social movements have always been there. It's not the first time in history that we are observing social movements. And India, especially, is a country where social movements have been a part of our heritage since last 200-300 years, at least, integral part of human history. They serve as catalysts for change. They are the agents of social transformation, and they gain momentum, and eventually they reach a tipping point. So they start slowly. It's like, for instance, जब फूल उगता है हम फूल को देखते हैं और हम कहते हैं आज फूल उग गया, पर उसके पहले एक बीज बोया होता है कहीं. वो बीज जो होता है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो फूल वो टिपिंग पॉइंट है. सो इट्स अ लॉन्ग वे ऑफ, राइट. और जब वो बीज के अंदर भी बहुत सारी हलचल हो रही होती है, वो हमें दिखती नहीं है तो हमें पता नहीं लगता. Social movements start somewhere there. They start with little cribbings, little disturbances, then little unrest, small little protests, and then they come together where many people, they decide that whatever is happening in the society, it needs to shift. And when many people come together, the movement gets bigger and bigger and bigger. And actually, it is the social media that has a hand in some way in achieving that in the present times. Okay. So what are these social movements? The objectives of the social movements would be shared goals, where all of us in the social movement, the group of people, all of them who come together, they share a common goal. They decide that, जैसे हमारा freedom struggle was one of the biggest social movements that we have seen, right? उसमें हमारी एक common goal थी, हमें freedom चाहिए. It was very clear. The goal was clear. So there is a shared goal, and they are typically organized, sometimes formally, sometimes not very formally, but there is some kind of organization that is present. It may be visible to you, may not be visible to you, but there are some leaders. Even in leaderless movements, they'll always be leaders. They may or may not be visible to you. And they are not short-lived. If it's a social movement that is going to bring about some change, that is going to be turned into a revolution,
then it is long term. It goes on for a long time. It's not something that happens in maybe, 2-3 months and finishes off. No, it goes on and on and on. And we've seen that in farmers' agitation recently, that if a social movement has to bring about change, it goes on. It went on for such a long time. And they operate outside of formal institutions. They are not part of institutions. Now, being in the university, I can't be having a social movement because I'm tied by rules and regulations. The social movement happens at the level of society. It happens outside of these institutions, and within the institutions, I would say government or media is also an institution. We cannot jump into a social movement without understanding all the sides of it. So that is one part. Majorly, it is the people who come together. There are two things that social movements do. They either promote change or they resist change. And for instance, I have studied two social movements in detail. Sir spoke about so many. I have studied the Nirbhaya case, which was at the beginning of the decade, 2012, and then farmers' agitation, which happened in 2020, 2021, 22. So this is the period, and that's why I say a decade. In this decade, I have seen that the first one, Nirbhaya case, it was to promote change. They said we need new law, and we got Nirbhaya Act, right? As a result of that. That is why these two revolutions I chose, because they were examples of these two phenomena. The second one, farmers' agitation, was to resist change. When the laws were made, the farmers' laws, they said we don't want those laws. So those laws had to be taken back. So one revolution was successful in promoting change, another was successful in resisting change. They were both successful in their objectives. We are not talking about the right and wrong of anything. We are talking about whether the social movement was successful or not, and they were. So that is why these two have been chosen as examples in this. But we go back and we see that it starts, so long ago. 42, Quit India movement, August Revolution, Indian independence movement, the entire movement of our freedom struggle, led by great leaders, all of them. They used all sorts of methods. They used non-violent struggle. They used, civil disobedience, boycotts, mass protests. But what is important here is that whatever their methods, they always had a medium. Media had to be there, present, looking after the social movement or covering it in its own way. Whatever media was present during that time, that media operated. So in newspapers such as Young India, Navjeevan, they were key in spreading nationalist ideas. They were key in mobilizing people. Then the key campaigns within the freedom struggle, all of them, non-cooperation, salt satyagrah, all these campaigns, Gandhi had his own papers. Everyone had papers. All the leaders at that time had their own papers. So we had this Harijan and other such papers. Post-independence also, we've seen great movements like Chipko movement, Chipko Andolan. This was in the 70s in the Uttarakhand hills for forest conservation. And they advocated unique methods, that women went and hugged the trees. So hugging the trees, that is the meaning of Chipko. So they hugged the trees, saying that we will not let you cut the trees. It was so unique, and there has been no other such revolution in history anywhere for environment protection, which India has already seen. And media outlets like Sarvodaya, they amplified the message of the saving the ecology. Later, we had anti-emergency movement when India saw the state of emergency in 75 to 77. There were a lot of movements to curb, they protested against how democracy was being curbed and against emergency. And we, at that time, also had newspapers like Indian Express and the Statesman, who spoke a lot against the emergency in India, right? So we've always had media covering the social movements, and sometimes media actively participating also in the form of participatory journalism. Other significant movements, as you can see, Assam movement against illegal immigration, anti-reservation protests, all of us have seen that, 2006. And then later we saw smaller movements like
for students, women, LGBTQ, elderly, everything. And lastly, Nirbhaya and farmers agitation, the one that I studied. So I'll give examples from there only. I'm starting from the beginning. If we are looking at social media, I've already spoken about social movements. I'm not now talking about social media, and then I'll talk about how they connect or disconnect. Okay, so social media platforms are acting like public squares. Those of us who have read Habermas, they know that Habermas has defined public square. You know that the public sphere, where people come together to exchange ideas. So this is a plaza. They were called as plaza protests earlier. Okay, public squares or plazas. हिंदी में हम कहेंगे चौक. बाजार चौक होते हैं हर शहर में. वो plaza है. So these public squares where people come, they sit down, they share ideas, they connect, they build communities. ये सारा कुछ उस plaza में हो रहा है. And when people come against something, anything related to society, which they want to protest, either to reject or to promote, when they come together, it takes the form of plaza protest. ये नाम दिया गया उनको. So physical plazas are visible to us all the time. तो अब आज के जमाने में कह रहे हैं कि social media is a modern plaza. It's a place वहाँ जहाँ हम इकट्ठे हो रहे हैं. So I have a Facebook account and I am connected to, let's say, 1,000 people. So that 1,000 people form my plaza. वो मेरा चौक है, बाजार चौक, जहाँ मैं बैठ के बात कर सकती हूँ, उनके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, physical के अलावा. So we are not really going to the plaza. We're not going to some square and talking about it. We are talking about it on this modern platform. ऐसा कहा जा रहा है, it is being called, it is being referred to as modern plaza. I have some doubts about it, but we can discuss that later. So the reasons for this social media turning into a plaza are that we have the power of visibility and reach. We can impact public opinion and we can impact policy. Because of media evolution, there is a lot of convergence. So lot of plazas, they come together at one point. So mera ye sare to they are owned by one company. So my WhatsApp and my Facebook and my Instagram will all get connected. So this is convergence. And social networks also are influencing journalism, क्योंकि हमारे पत्रकार भी हैं इस पे प्लाजा पे, अपने सोशल मीडिया पे, they are also participating in it. हमारे not just newspapers, media persons in the personal capacity, but media persons in professional capacity and media organization in their organizational capacity are also there in the same space. तो ये मौका हमें इससे पहले कभी भी नहीं मिला कि मैं भी हूं और एनडीटीवी भी है उसी सेम प्लेटफॉर्म पे, लेट्स से ट्विटर. इसलिए ट्विटर वो एक ऐसा एरिया है जहां आपस में हम बात भी कर सकते हैं. अमिताभ बच्चन के हैंडल पे मैं लिख सकती हूँ. That kind of freedom, that kind of an opportunity is available on Twitter. And हो सकता है जवाब भी आ जाए. तो that is amazing. ये जो कनेक्शन हो रहा है, इससे सारे जर्नलिस्ट भी कनेक्ट हो रहे हैं और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी कनेक्ट हो रहे हैं, हम सारे भी कनेक्ट हो रहे हैं. एक बहुत बड़ा सा प्लाजा इकट्ठा बन रहा है वहां पे. एक ऑनलाइन प्लाजा तैयार हो रहा है. Right? Social media achieves this digitally by spreading images, videos, messages beyond geographical limits, enabling mobilization and networking. This kind of combination, जो आजकल का social movement हमें दिखा पा रहा है कि आपकी एक physical space तो है ही, आपके पास एक online plaza है, आपके पास social media बन गया है एक plaza. So technology is reshaping this whole thing and we are moving towards this kind of digital space where we can discuss anything. तो क्या हो रहा है? तो लैपटॉप से revolutions निकल रहे हैं. It's now so easy. That's why I'm calling it revolutions from laptops. कि मैं अपने घर में बैठ के, अपने लैपटॉप पे बैठ के, अपने उस सोशल मीडिया के प्लाजा को इस्तेमाल करते हुए एक रेवोल्यूशन शुरू कर सकती हूँ. और चाहे शुरू ना करूं, उसमें भागीदारी तो कर ही सकती हूँ, पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, एनकरेज कर सकती हूँ, बढ़ावा दे सकती हूँ, ये सारी चीजें मैं कर सकती हूँ. पर इससे क्या हो रहा है
कि ये चीज सबके पास अवेलेबल है, मेरे पास है, आपके पास है. एवरी इंडिविजुअल is now armed with smartphones, laptops, and the entire paraphernalia with which they can spread information, and they can create content and disseminate content at the same time. They can do all of that. So what is happening is, in this world where organizational media is also competing with citizen media for space, the same space in reader's mind, there is a blurring of boundaries. न्यूज और व्यूज में अभी इतनी ब्लरिंग हो रही है that it is becoming difficult for us to recognize which is authorized news and which is just view in the form of news. There is so much noise in this that fact and falsehood दोनों को लड़ना पड़ रहा है आपस में for the eyeballs of the customer or the client, right? And sentiments are being expressed without hesitation. आप अपने emotions they are laid bare. अपना एकदम दिल जैसे हाथ पे रख के निकले हुए हैं, जो इमोशन फील कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी बताते हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू लैपटॉप विदाउट एनी हेजिटेशन. एवरीबडी इज free to enunciate, free to create, free to influence, free to talk, free to disseminate. We are so free that now creation of media content is leading to a paradigm shift in the very fabric of media production dynamics. पूरा mass media इस बात से अभी थोड़ा परेशान है because there is so much content that and ऊपर से अभी AI भी आ गया है. About that I'm not discussing, but then it's always on the back of the mind कि कहीं ये AI generated photo तो नहीं है, कहीं ये AI generated content तो नहीं है, ये हमेशा back of the mind रहता ही है. तो and everybody is not prepared now to be able to discern the difference between real and fake and AI generated and human generated and all those things. So rapidity of these changes, इतनी जल्दी हुआ है ये सब. It's led to a very complex amalgamation of truth, falsehood, authenticity, deception. ये सारा कुछ एक साथ coexist कर रहा है इस environment में जो हम लैपटॉप से create कर रहे हैं. All of this is existing. And so not everybody is so media literate to be able to understand the difference. Okay, I'm looking at these theories. ये दो तीन थियोरीज हैं जो हमको आप भी जानते ही हैं. I'll just quickly mention. The first theory, of course, like I said, Habermas का public space, public sphere की उनकी जो theory है, और communicative action की, जैसे जब जो लोग इकट्ठा होते हैं फिर action oriented होते हैं. Then there is McCombs और Shah की agenda setting जो सब जानते ही हैं. एक concept जो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, this is choreography of assembly. पॉल जेरबाडो का है कोरियोग्राफी ऑफ असेंबली. उसमें वो कहते हैं कि I'll talk about this later. Okay, I'm just giving you the names right now. Then there is the social networking theory, Charles Caduchin की, and underlining all these theories हमारे बहुत popular और बहुत प्रिय जो theoretician है मार्शल मैक्लूहन, उनका है medium is the message. Medium is the message. जैसे ये medium बदला है वैसे messages भी बदल गए हैं, हमने ये देखा अभी पिछले स्लाइड में. ओके, सो ट्विटर में जो इंफॉर्मेशन आती है, हम ये सोचते हैं कि ट्विटर की इंफॉर्मेशन इट्स यूनिवर्सल, क्योंकि अभी हमारे पास ये प्लाजा है, ये पब्लिक स्फीयर बन गया, यहाँ पे मीडियम मैसेज बन गया, और अब हम यहाँ से कुछ भी रेवोल्यूशन निकालें लैपटॉप से, राइट, लाइक आई सेड इन द लास्ट स्लाइड. अभी मैं इन चीजों को ही आर्ग्यू करूंगी, मैं खुद से ही आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ शायद, और उस आर्ग्यूमेंट में आपको भी हिस्सा बना रही हूँ. यही बात है कि ट्विटर, हमको लगता है कि डिजिटल डिवाइड को क्रॉस करके ट्विटर रेवोल्यूशन ले आएगा, या कोई भी मीडियम, ट्विटर कहे जा रही हूँ, इट इज एक्स, हाँ, कि कोई भी रेवोल्यूशन कोई भी मीडिया रेवोल्यूशन ले आएगा. लेकिन डिजिटल डिवाइड अब कई तरह से बदल चुका है. इट इज नॉट द सेम एज बिफोर. ओके, तो हमें एक चीज रियलाइज करनी है कि ट्विटर एज अ मीडियम, स्पेशली एक्स एज अ मीडियम जो मैंने पढ़ा है, वो सिर्फ सोशल मीडिया यूज करने वालों में से 1% लोग ही यूज करते हैं. इसका मतलब कि ये बहुत ही एलीट ग्रुप यूज करता है ट्विटर या एक्स.
वेरी एलीट ग्रुप, एंड ये एलीट ग्रुप जो है एक हैबरमास का एक पब्लिक स्फीयर होगा ऑफ टॉप इन्फ्लुएंसर्स, ऐसा समझ ले हम, कॉमन मैन नहीं यूज करता है ना। अभी भी इस कमरे में जितने भी लोग हैं इस गैदरिंग में, हम लोग सब लोग एक्स यूज कम करते होंगे, फेसबुक यूज ज्यादा करते होंगे। तो ये फेसबुक ज्यादा कॉमन मैन का माध्यम है। अभी ये माध्यम भी अपने अपने जगह बना चुके हैं। तो ट्विटर जो है या एक्स जो है वो एक एलीट माध्यम है, और इसके अंदर ये जो एलीट हैं ये आपस में डिस्कस करके हमारा फ्यूचर डिसाइड करते रहते हैं, यू नो, whatever they want to say. तो ये एक चीज हमें याद रखनी है when we move on. सो द डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, जो हम कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म डेमोक्रेटिक है, तो ये डेमोक्रेटिक उतने हैं नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक 1% पॉपुलेशन जो है जो बहुत प्रिविलेज्ड है, हाईली एजुकेटेड है, इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ये वो लोग हैं। तो इसके एक अदर, देयर इज दिस अदर एस्पेक्ट आल्सो, इफ यू लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, ये लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, ये पॉलिसी मेकर्स हैं, ये डिसीजन मेकर्स हैं, तो ये जो आपस में बातचीत करके डिसाइड करते हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी से, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन से वो हम तक पहुंच जाता है। तो हम दोनों तरह से इस चीज को देख सकते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट। हम इधर से भी देख सकते हैं कि अरे इसमें कॉमन मैन का कोई हिस्सा नहीं है, इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया। ऑन दी अदर हैंड वी सी दैट वो लोग डिसाइड कर रहे हैं, यस, एंड विजिबल बहुत है, हम सब देख तो सकते हैं अगर हमें, पर डिजिटल डिवाइड में वी डोंट हैव द फैसिलिटी, तो हम नहीं देख पा रहे। बट ट्रिकल डाउन से वो हमारे पास आ ही जाएगा अल्टीमेटली, किसी ना किसी तरह, थ्रू यू नो, थ्रू पीयर या थ्रू सम फॉर्म्स ऑफ मीडिया डिसेमिनेशन, राइट। वो कौन लोग हैं जो वहां से हम तक ले आएंगे? वो जर्नलिस्ट या वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो वहां पे बैठे हैं, वो पार्ट है उस एलीट ग्रुप का। वो लाएंगे, वो अपने अखबारों में छापेंगे, फिर उन अखबारों से रीजनल अखबारों में छपेगा, वहां से बातचीत शुरू होगी, हम तक पहुंच जाएगी, है ना। तो इसको ग्रानोवेटर ने वीक टाइज थ्योरी कहा है। वीक टाइज हैं ये, कमजोर कड़ियां हैं ये, स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये एक बात से दूसरी बात, एक बात, एक बहुत टाइम भी लगता है, और जरूरी नहीं है कि मैं टोटल अग्रीमेंट में रहूं। आप मुझे कुछ बताएं, हो सकता है मैं अग्री ना करूं, हो सकता है मुझको समझने में बहुत टाइम लगे, हो सकता है मुझे समझ में ही ना आए, यू नो। सो दीज आर वीक टाइज, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, पर धीरे 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 मैसेज आता है। तो वीक टाइज थ्योरीज में ये कहते हैं कि दीज इंटरैक्शंस दे लीड टू लार्ज social patterns, they enable diffusion, they enable mobility, and they create a new kind of organization. ये ग्रानोवेटर की बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, वीक टाइज थ्योरी, और इसमें ये बहुत पहले की है, 1973 की है, पर मैं इसको यहाँ यूज कर रही हूँ। उनकी स्टडी का नाम है द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज, और आप ये देख सकते हैं ग्रानोवेटर। He analyzed link between micro level interactions and macro level interaction patterns, और उसको मैंने सोशल नेटवर्क्स में इस्तेमाल किया है, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स में। उन्होंने किया था ऑफलाइन सोशल नेटवर्क की, ग्रेप वाइन, र्यूमर, ये सब जो फैलता है, ग्रानोवेटर ने कहा था र्यूमर फैलता है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर एक ही र्यूमर लगातार फैलता चला जाए चला जाए चला जाए, थोड़ी देर में ऐसे बोलने लगते हैं कि भाई जहाँ बिना आग के धुआं कैसे हो रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है, और ये कनेक्शंस बनते हैं लोगों के, जो उस र्यूमर में विश्वास कर रहे हैं, जो उस र्यूमर में विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये ग्रानोवेटर ने कहा था, पर इसको हम बहुत इजीली सोशल मीडिया में जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है उस पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वही मैंने किया है, एंड डिफ्यूजन, सोशल मोबिलिटी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा कुछ मुझे दिखा होता हुआ। वीक टाइज स्प्रेड आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली दैन स्ट्रॉन्ग टाइज। स्ट्रॉन्ग टाइज क्या होंगे? मुझे बताने वाला मेरा टीचर हो, वो स्ट्रॉन्ग टाई है, क्योंकि डायरेक्टली मेरे को इंफॉर्मेशन आ रही है। पर मैं सोशल मीडिया से मिली हुई इंफॉर्मेशन को कई बार ज्यादा बिलीव करने लगूंगी, रादर दैन मेरी कोई पर्सनल फ्रेंड बता रही है, या मेरा टीचर बता रहा है, या मेरा कलीग बता रहा है। मैं कहूंगी नहीं, मैंने तो देखा था, मैंने तो ट्विटर में पढ़ा है, मैंने तो फेसबुक में पढ़ा है। somehow it's very strange that weak ties are becoming stronger
then strong real ties. तो अब convergence medium आ गया है, इसमें हम सब जो हैं prosumers हैं, इसका मतलब consumers and producers दोनों बन गए हैं, और हम लोग मीडिया टूल्स को हर समय अपने साथ लेके चलते हैं. और मीडियम जो है अभी बोथ, द मीडियम इज नॉट ओनली द मैसेज, मीडियम इज ऑल्सो मैसेंजर, मैं कहती हूँ. अभी मैं आती हूँ अपनी जो अगली थियरी है, कोरियोग्राफी ऑफ असेंबली. कोरियोग्राफी ऑफ असेंबली मैंने इसलिए चुनी बिकॉज आई थॉट कि it's about protest, it's about coming together, and coming together is assembly, right? इसकी जो इसकी हिस्ट्री है, when you go back, you see that ये शुरू होता है 2003 में. एक स्टडी आई, कोरियोग्राफी एंड प्रोटेस्ट, दिस इज बाय सूजन ले, सूजन ले फॉस्टर. फॉस्टर की स्टडी कहती है कि मूवमेंट एंड जिस तरह वो एक्चुअली डांस टीचर थी. फॉस्टर इज अ डांस टीचर, जिन्होंने कहा कि मूवमेंट और डांस की कितनी पावरफुल इमेज है कलेक्टिव एक्शन में. मतलब कि कोई रहता है जो हमें सिखाता है वो डांस कैसे करना है, कैसे स्टेप्स करने हैं, और एक पूरा का पूरा ग्रुप वन यूनिट बन के डांस करता है. तो वो ये मूवमेंट की बात कर रही थी कि किसी के डायरेक्शन में हम एक ग्रुप को, एक समूह को एक ही तरह से मूव करा सकते हैं. नाउ आई फाउंड दैट सो इंटरेस्टिंग बिकॉज क्या होता है, सोशल मूवमेंट और सोशल मीडिया का आप यहाँ कनेक्शन देखें कि सोशल मीडिया पे कोई डाल देगा कि कल हम बाजार चौक में 3 बजे इकट्ठा होंगे, आइए, ऐसा मैसेज डाल दिया किसी ने, और वो 3 बजने 2:45 पे आप देखें शहर के अलग अलग कोने से लोग अपना स्कूटर उठा रहे हैं, साइकिल उठा रहे हैं, कार उठा रहे हैं, और एक कोरियोग्राफी की तरह सारे उस प्लाजा पे इकट्ठा हो रहे हैं. दिस इज कोरियोग्राफी ऑफ असेंबली. नाउ दैट्स सो ब्यूटीफुल कि हम यहाँ बैठ के एक चीज डिसाइड कर रहे हैं, और वहां ऑन ग्राउंड, ऑन साइट लोग सचमुच में, ऑनलाइन नहीं, सचमुच में चले हैं. ये हमने निर्भया के टाइम भी देखा, ये हमने फार्मर प्रोटेस्ट में भी देखा है कि पूरी कोरियोग्राफी हुई. फार्मर्स प्रोटेस्ट में तो इतनी हुई कि अभी हम यहाँ से चल के वहां, क्योंकि तब तक 10 सालों में सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो चुका था, तो वो पूरी मूवमेंट है. इसी तरह इसी थ्योरी को आगे लेके गए ग्रेबर और हुसैन. उन्होंने कोरियोग्राफी ऑफ असेंबली करके थ्योरी बोली. उन्होंने कहा फॉस्टर के आइडिया पे कि स्पेस, टाइम एंड बॉडीज, हाउ दे रिएक्ट, यू नो, कि कितना डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है. वही बात है, उन्होंने उसको दूसरे शब्दों में कहा. फिर गर्बाडो ने उन्हें प्रोटेस्ट से रिलेट किया, पॉलो गर्बाडो ने, और इन्होंने बताया कि ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे एक्टिविस्ट पब्लिक स्पेसेस को, you know, they actually sit on these platforms and they reclaim public spaces offline. तो इन्होंने ये एक कनेक्शन बनाया. इन्होंने कहा कि कोरियोग्राफर्स ऑनलाइन बैठे हैं और डांसर्स ऑफलाइन बैठे हैं, मतलब मूवमेंट ऑफलाइन चल रहा है. लेकिन मैंने जो देखा अपने स्टडी में, मैंने लीडरलेस रेवोल्यूशन देखा है थोड़ा बहुत, इन द सेंस दैट कि निर्भया के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा नहीं था, एंड ऑल्सो उस वक्त क्योंकि सेंटिमेंट्स में डिफरेंसेस नहीं थे. देखो मेन बात तो ये है कि इट वाज कंसेंसस, सारे के सारे हिंदुस्तानी एक ही चीज मांग रहे थे. सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में सिंगल फोकस, उसी तरह यहाँ सिंगल फोकस. बट फार्मर्स एजिटेशन के टाइम ऑनलाइन सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हलचल थी different types की, because there were people who were for the laws, there were people who were against the laws, and offline में people were against the laws जो protest कर रहे थे. तो ये डायलेमा विजिबल था, ये फर्क था हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन में. तो उतनी कोरियोग्राफी नहीं हो रही थी. एक तरफ हो रही थी कि ऐसे चला जाए, दूसरी तरफ उसके खिलाफ भी हो रहा था, you know, so there was lot of noise ऑनलाइन. लेकिन जो लोग ऑनलाइन थे वो ऑफलाइन लोगों से कनेक्टेड नहीं थे, ये मैंने ऑब्जर्व किया फार्मर्स एजिटेशन में. तो थ्योरी है, दैट्स फाइन, बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो इस थ्योरी से थोड़ी अलग हो जाती है कि ऑनलाइन डिफरेंट थे, ऑफलाइन
डिफरेंट लोग थे. ओके, तो ये ऑफ कोर्स रेवोल्यूशंस दे गो ऑन, दे कंटिन्यू, वो सब कुछ तो चलता रहता है. एंड मैंने अभी बताया कि निर्भया केस और यूनानिमस सेंटिमेंट प्रिवेल्ड, देयर वाज नो रूम फॉर डाइसेंट और कंटेंशन एंड प्रोटेस्ट, सारे एंग्विश, डिस्पेयर, सब लोग एक ही बात बोल रहे थे. इन फार्मर्स एजिटेशन इट वाज नॉट लाइक दैट. एक क्रिश्चियनसन ने क्लासिफिकेशंस दी हैं अबाउट 4 stages of revolution: emergence, coalescence, bureaucratization and decline. दोनों मूवमेंट्स में ये ऑब्जर्व किया मैंने कि हाँ ये हो रहा है. एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन में क्या होता है कि उसके रूल्स लॉज वगैरह बनने लगते हैं धीरे धीरे, उसके आसपास कुछ फॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है एंड फिर वो मूवमेंट डिक्लाइन हो जाता है. एंड वी हैव सीन दैट हैपनिंग. एंड कलेक्टिव मोबिलाइजेशन तो खैर हमने दोनों में देखी है. सो एनीवे वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन की मैं बात करूंगी. निर्भया केस में और इसमें दोनों में मीडिया ने पार्टिसिपेट किया, सेलिब्रिटीज ने किया, पब्लिक ने किया, लेकिन फार्मर्स एजिटेशन के टाइम मीडिया इन्वॉल्वमेंट ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दिया, सेलिब्रिटी एंगेजमेंट कम दिखाई दिया. निर्भया के टाइम सेलिब्रिटी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बहुत बोल रहे थे, लेकिन फार्मर्स एजिटेशन में जस्ट बिकॉज आई थिंक, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दो अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट्स थे, तो दे वर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट व्यू पॉइंट टू टेक. कुछ न्यूज चैनल्स थे जैसे की मीडिया प्लेयर्स जो मेरे स्टडी में निकले हैं, वो एनडीटीवी काफी जोर शोर से उन दिनों कर रहा था. सबसे लीडिंग मेरे में एनडीटीवी निकला है स्टडी में. जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्वीट्स जो आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्वीट्स which would be maximum number of posts by X. मैं ट्वीट्स इसलिए कहती हूँ क्यों मेरे स्टडी के सैंपल जो है उस दौरान वो ट्वीट ही कहा जाता था. वो पूरे सैंपल में 10 साल में वो ट्विटर ही था, इसलिए उसका मैंने नाम ट्विटर रखा, तो वही कंटिन्यू किया. सो डिजिटल किसान बॉट करके एक हैंडल था जो मेजर contributor था ड्यूरिंग फार्मर्स एजिटेशन. Now here I want to highlight the role of automated programs in online activism. ये बॉट्स हैं, ये बॉट्स हर जगह हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में भी हैं, राइट. कई बारी हमें लगता है कि हमारी बहुत सारी व्यूअरशिप हो गई है उसकी, बट इट मे बी किसी के 25 लाख फॉलोअर हैं, किसी के 50 लाख फॉलोअर हैं. दे कुड बी बॉट्स, they may not be real people. So these bots are created by people who want to emphasize on certain hashtags, on certain issues. तो farmers agitation के दौरान बाहरी देशों में बैठे हुए लोगों ने बॉट्स बनाए थे, और उन्हीं में से एक बॉट है डिजिटल किसान बॉट, जो अब आई थिंक उसका हैंडल बंद हो चुका है अब, पर मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं डिजिटल किसान बॉट के, जो मैक्सिमम जिसने ट्वीट्स किए. तो एंटी लॉज के सेंटिमेंट सबसे ज्यादा डिजिटल किसान बॉट ने किया. अब मुझे लगता है कि ये एक हमारे लिए चैलेंज की बात हो गई है. अगर हम ऑफलाइन मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें हम हिस्सेदार हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपना एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, वहां जाकर के बैठ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी इशू के लिए. लेकिन अगर ऑनलाइन कोई बॉट फटाफट उन चीजों पे कमेंट कर रहा है या वायरल कर दे रहा है, तो देयर इज नो कनेक्शन रियली विद रियलिटी. बॉट एक आदमी की क्रिएशन है, एक आदमी कई बॉट्स क्रिएट कर सकता है. अर्चना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो, आ नहीं रही? ये आ रही है, मुझे आ रही है आवाज. आवाज आ रही है? जी मैम. मुझे ना टाइम बता देना कितना है, मैं उस हिसाब से बोलूंगी. हाँ, तो मैं बॉट्स की बात कर रही थी, बॉट्स की बात सुनाई दी? हेलो? यस मैम. ओके ओके. सो बॉट्स की मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई बॉट इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर रहा है, एंड उससे जो ऑथेंटिसिटी है, इंफॉर्मेशन की जो सच्चाई है, वो इन्फ्लुएंस होती है. तो ये डिस्कनेक्ट मैंने ऑब्जर्व किया है बिटवीन
the real offline agitation and सर आ रही है आवाज सर? सर मुझे फोन कर रहे हैं. हेलो हेलो. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है आवाज यहाँ. नहीं, आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ रही और वीडियो भी ऑफ हो गया है आपका. नहीं सर, आवाज आ रही है सर की. मैं एक बारी मैम सर से बात करती हूँ. नहीं मैंने तो काट दिया फोन. आप देखें, बताइए मुझे आवाज आ रही है? सर कह रहे हैं वीडियो भी ऑफ हो गया है. और क्या मैं रिकनेक्ट करूं? नो मैम, एवरीथिंग इज परफेक्ट. यू कैन मूव ऑन, नो इश्यूज. ओके ओके ओके. ऑल राइट. सो तो मैंने फिर ये देखा, सिंस बॉट इज द हाईएस्ट ट्वीटर. ट्विटर मैंने टर्म दी है उन लोगों के लिए जो ट्वीट कर रहे हैं. It appears as though the job of opinion building will be handed over to artificial intelligence in the हाँ जी. future. आ रही है सर? आवाज आ रही है? तो मेरे को या मेरे यहाँ क्या चक्कर हो गया फिर? मैम योर वॉइस इज कमिंग, नो इश्यूज. ओके ठीक है. फिर मेरे को तो ना Okay. तो वीडियो दिख रहा है, केवल ये एक स्लाइड दिख रही है बस, कुछ नहीं आ रही है आवाज में. अरे, should I reshare? I should stop and start again or what? No मैम, you can move ahead, no issues. Okay. तो मैं ये सोचती हूँ कि in Web 3.0 it is likely to change the dynamics of social activism and future opinion leaders will create what we can imagine as bot opinion. ये term मैंने दी है bot opinion, which means that the opinion that we are seeing on social media may not be opinion of real people. It may be opinion of bots that are created by people in order to change public opinion. In that case, these indices, which are very target oriented, and they will disseminate content, they will also include advertising, they will also include the opinion of that one individual who started those bots. And this individual may not even be from news media. He may not be a media person. He just may be a person with an agenda. In fact, Digital Kisan bot किसने शुरू किया ये मेरी बुक में है. मैंने उनका नाम दिया है और मैंने उनका एक्स हैंडल भी बताया है उसके अंदर. और वो इंडिया में नहीं रहते हैं, ये भी मैंने बताया है अपनी किताब के अंदर. सो दिस इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग कि जो हम ऑनलाइन सोशल मूवमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस देने लग गए थे, हम कहने लग गए थे कि ये पब्लिक स्फीयर है. वहां पे ये क्वेश्चन उठता है, ये सवाल खड़ा होता है कि ये जो हैशटैग्स की हेडलाइंस बन रही हैं, ये कितनी पब्लिक ओपिनियन से रिलेटेड हैं या कितनी बॉट्स की ओपिनियन से रिलेटेड बन रही हैं. बॉट ओपिनियन. सो सोशल मीडिया को इट्स वेरी फैशनेबल टू से कि ये हैबरमैस का पब्लिक स्फीयर बन गया है, बट आई हैव माई डाउट्स अबाउट इट, और वो ही डाउट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. इंडिया इज वास्ट एंड हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, और डिजिटल डिवाइड अब नए तरह का है. This digital divide is not about you having a access and me not having access. वो तो बहुत नैरो व्यू पॉइंट है डिजिटल डिवाइड को देखने का, कि मेरे पास मोबाइल है आपके पास नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास नहीं है, ये डिजिटल डिवाइड हो गया. नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. All of us may have the gadget, but we may not know the language of the gadget. कैसे उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना. आज भी जब हम ये सेट करने बैठे, हमने रियलाइज किया कि हम ये प्रेजेंटर व्यू ही दिखा पा रहे हैं. हम अगर हम विंडो शेयर कर रहे हैं तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. दिस इज अ गैप इन माय डिजिटल नॉलेज, राइट? समबडी एल्स सजेस्टेड कि आप इसको स्क्रीन दिखाइए अपना पूरा, तो आई शोड द स्क्रीन. नाउ देयर इज माय डिजिटल डिवाइड. मुझ में और उनमें ये फर्क है. इसी तरह से ये छोटे छोटे फर्क हम सारों में हैं. किस लेवल की आपको एडिटिंग आती है, किस लेवल का कंटेंट आप जनरेट करना चाहते हैं, किस लेवल की नॉलेज आपको है अबाउट द कंटेंट दैट यू वांट टू जनरेट. ये डिजिटल डिवाइड बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. विद एवरी न्यू गैजेट दैट यू गेट,
डिवाइड बढ़ रहा है। तो वो शख्स जो बॉट्स बना रहा था वो हम लोगों से कहीं आगे है इस डिजिटल रेस में, और इसलिए वो जीत रहा है by giving maximum number of tweets in case of farmer agitation। और हम सोच रहे हैं कि farmer agitation को related इतने सारे tweets आ गए, not seeing वो सारे tweets, बहुत सारे tweets bots के आ रहे हैं, और वो bots कोई और बना रहा है, कोई इंडिविजुअल बना रहा है। ओके इसलिए ये डिजिटल डिवाइड को कवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है, एंड इंडिया स्पेशली बिकॉज हमारी इतनी डाइवर्सिटी है। हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ टेलीविजन, और टीवी तो सबके घर में है, लेकिन वो टीवी का इस्तेमाल करने का समय किसको कितना मिलता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड। आई एम श्योर यू नेवर रियलाइज दैट कि माँ जो है ना वो दोपहर की क्यों व्यूअर है। लेडीज आर व्यूअर्स ऑफ प्राइम टाइम इन द आफ्टरनून। हम बड़े इजीली ये बात कहते हैं कि महिलाएं दोपहर में देखती हैं। महिलाएं क्यों दोपहर में देखती हैं? क्योंकि उनको तभी टाइम देते हैं हम देखने का, उनको मौका तभी देते हैं, उनको हम इतने कामों में दिन भर व्यस्त रखते हैं कि उनके पास वही टाइम है। और शाम को प्राइम टाइम की वो प्राइम व्यूअर नहीं है, क्योंकि उस वक्त उनसे रिमोट ले लिया जाता है, रिमोट कोई और ले लेता है। दैट इज द डिवाइड। तो कई लेवल्स पे ये डिवाइड है, जेंडर, एज, सोशल क्लास, ये सारी चीजें सारे। तो डिजिटल डिवाइड की एक डेफिनेशन दी है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ने, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, उसमें कहते हैं इट परटेन्स टू डिस्पैरिटी अमंग इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स, बिजनेसेस, geographical areas of varying social economic levels, ये सारी चीजें with regard to access of ICT। ये हमारे यहाँ तो बहुत वास्ट है, तो इसलिए हम सारे अपने को सोचते हैं कि हम सब आ गए और एक डेमोक्रेटाइज प्लेटफॉर्म हो गया। दैट इज नॉट ट्रू। ये आप अपने घर में देख लीजिए, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। तो ये डिजिटल डिवाइड को, इस गैप को कम करना मीडिया लिटरेसी है। हमें ये जानना होगा कि ये डिवाइड हमारे पास है और हमें ये गैप को भरना है। वो जो सबसे नीचे रंग पे हैं डिजिटल डिवाइड के, या सबसे मार्जिनलाइज्ड हैं जो लोग, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है, उन तक मीडिया की लिटरेसी पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये एक डिजिटल हैव्स एंड हैव नॉट्स की बड़ी सारी रेंज बन गई है इनइक्वालिटीज की। और कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, वी बिलीव दैट सिंस वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, हम तो इस डिवाइड के बहुत आगे हैं, हम डिजिटल लिटरेट हैं बहुत ज्यादा, but that may not be true because we may not be creating the best content, we may not be creating the most useful content, we may be creating digital junk and we don't even know। we are all creating content on social media, but we don't know हमारा content किस level में कितना useful content है। we really don't understand that। तो ये देखते हुए हम ये समझें कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमारे लिए एक पब्लिक स्पेस, पब्लिक स्फीयर बना नहीं है हैबरमास वाला। मैंने यहाँ कुछ डेटा दिया है। इंडिया की इतने पॉपुलेशन में 50 मिलियन एक्टिव ट्विटर यूजर्स हैं, 15 मिलियन आउट ऑफ 1.4 बिलियन, 15 मिलियन। तो ये इतने कम है अगर देखा जाए। ग्लोबली हम 5th हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन, हम इतने ज्यादा हैं। तो बट वी कॉन्स्टिट्यूट टू ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन, 1% फ्रैक्शन एक्टिवली क्रिएटिंग कंटेंट उससे भी छोटा है, राइट, amongst the people who are on the platform। So Twitter is used by elite minority, जो मैंने पहले बताया, people who occupy positions of power, decision makers, policy makers, ये सारा मैंने बताया आपको। diffusion of innovation की भी मैंने बात की। So in today's context, social media एक elite circle है, especially X, एक elite circle है, and news value of prominence काम करती है वहां पे। even when media channels are there, they are also looking at news value of prominence। अगर कोई बड़ा लीडर लिख रहा है तो वो उस पे ज्यादा ध्यान देंगे obviously, so they keep on conferring status in that manner। ये चलता रहता है। हैशटैग्स की जहां तक बात है कि हैशटैग्स का हम इस्तेमाल करते हैं, हम सारे जो हैशटैग्स यूज करते हैं,
तो हैशटैग मैंने ये देखा है कि एक समय के बाद हैशटैग इररेलेवेंट हो जाता है. फॉर इंस्टेंस फार्मर एजिटेशन का हैशटैग चला, कई दिन तक चला, फार्मर्स प्रोटेस्ट, हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट लेट्स से. उसके बाद क्या होने लगा, when we see hashtags and their popularity, हमें लगता है, हम भी जब कंटेंट क्रिएट करते हैं ऑन सोशल मीडिया, वी थिंक वी आर वेरी स्मार्ट, बहुत सारे हैशटैग्स डाल देते हैं जो कि चल रहे हो, ट्रेंडिंग है ना, ट्रेंडिंग हमको बहुत पसंद है. तो इन दैट केस फार्मर्स एजिटेशन का रेलेवेंस तो खत्म हो गया ना. अब हमने शुरू कर दिया किसी भी इशू में, कोई फैशन शो हो रहा है, हमने नीचे हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट डाल दिया कि भाई सब लोग जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हैशटैग को फॉलो कर रहे हैं वो मेरा भी देख लेंगे, फैशन शो का भी देख लेंगे, वो ये वाले प्रोग्राम का भी देख लेंगे, कुछ भी. तो अब कोई भी इवेंट हो, एंड आई हैव डेटा where hashtags have been used irrelevantly in any other event, पर अगर वो पॉपुलर हैशटैग हो गया, निर्भया पॉपुलर हो गया, कहीं भी निर्भया लिख रहे हैं, you know, so people started using hashtags like that, so hashtags became irrelevant. अब आप हैशटैग फॉलो करो, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, may not really be related to the movement at all. So online spaces are so diluted. ऑफलाइन मूवमेंट की जो एक फील होती है, जो एक सच्चाई होती है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में वो नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिसेप्शन इन डिफरेंट फॉर्म्स. It could be automated, it could be a bot, it could be a irrelevant hashtag, it could be anything. It could be person who is totally not emotionally involved in the agitation, but it's only trying to set an agenda. तो हमें ये डिस्टिंक्शन समझना होगा, राइट? पर क्या हो रहा है, जर्नलिस्ट ऑल्सो फॉलो these algorithms. They also follow these trending topics, and they end up giving prominence to the people who are online. They end up giving prominence to those because हम अपना डेटा ऑनलाइन सोर्सेस से इकट्ठा करने लग गए हैं. हम ऑनलाइन प्रोटेस्ट और ऑफलाइन प्रोटेस्ट को एक ही समझने लग गए हैं. दिस इज अ मिस्टेक, यू नो. और हम स्पेशली ऐसा सोचने लग गए क्योंकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वहां पे खुद है, वो भी खुद है, तो वो बैठ के एक डेस्कटॉप से रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, तो एक डेस्कटॉप से जर्नलिज्म भी हो रहा है, right? And that kind of journalism, covering trending topics and looking at hashtags and covering that, these following the algorithms and all, this is leading to a lot of misinformation, you know. And हमारे पास प्रोज्यूमर्स तो वैसे ही हैं जो मिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं. So journalists really have to be on the ground, covering stories through hashtags, following social media algorithms, looking at what is being said on social media is not really what a journalist should be doing. But during these agitations, I have observed कि बहुत ज़्यादा, especially farmers agitation में, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा यूसेज हुआ है, एंड एक क्यूरेटेड सी हेडलाइंस बनी है, एंड लाइक यू नो, एक जैसे कि सिटीजन जर्नलिज्म और एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मिलजुल के ऑनलाइन से डेटा कलेक्ट करके कुछ परोस रहे हैं. इट वाज लाइक दैट. एंड तभी हम देखते हैं कि जब हमारे पास ग्राउंड की तस्वीरें आती हैं वो कितना ज्यादा वायरल होती हैं, बिकॉज पीपल आर स्टार्व्ड, पीपल वांट रियल इंफॉर्मेशन. तो वो उन्हें ग्राउंड की जो तस्वीरें आती है एजिटेशन की, वो देखने का शौक है, उनको वो देखना है. एंड दैट्स हाउ वी नीड टू यू नो realize these trends are there, they are right, they are here, but you know, all such trends are very short lived. Ultimately people will tell us, readers will reject, readers always reject when information is not up to the mark. तो वो reject अपने आप कर देता है reader, थोड़े दिन में हमें पता चल ही जाता है. तो ये अभी evolve कर रहा है. I would think that this is a process of evolution. It is happening right now, and it's happening so fast कि हम cope up नहीं कर पा रहे हैं, but it's short lived. थोड़े दिनों में ये ठीक हो जाएगा. That's what I'm thinking. Weak ties are strong ties. मैंने ये बात पहले की है अब about body movements and actions. इसमें एक और interesting चीज है.
all of these things, these actions like raising fists, waving flags, marching in parades, coming together, जैसे farmers agitation में ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे थे, ये सारी फोटोज हमने देखी है ना. ये फोटोज देख के हम कनेक्ट होते हैं more than what Twitter etc. is talking. We are connected, like I said. हम इन slogans के साथ identify करते हैं. इसलिए हर मोर्चे का, हर प्रोटेस्ट का, हर मूवमेंट का कोई स्लोगन होता है ना. दिल्ली चलो, ऐसे स्लोगन्स नेताओं ने हमें दिए हैं. वो स्लोगन्स, किसान एकता, इस तरह के स्लोगन्स आए तो वो स्लोगन के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं और हम कनेक्ट करते हैं. एक तरह की कोरियोग्राफी है जो हो रही है. लीडर्स जो हैं, they create this environment in a movement. तो ऑनलाइन लीडर्स वहां इफेक्टिव नहीं हो पाते बिकॉज जो एनर्जी आप स्पेंड करते हैं ऑफलाइन एजिटेशन में, जो एनर्जी आप ग्राउंड में स्पेंड करते हैं, वो आप ऑनलाइन में कर नहीं पाते हैं. तो इसलिए मूवमेंट का जो 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 रियल फील है वो हमें ऑफलाइन स्लोगन्स, ऑफलाइन मूवमेंट, नारे, भाषण, उन सब से आता है. उन सब से हमारा कनेक्ट ज्यादा बनता है. इसलिए ये ऑनलाइन के कंपैरिजन में तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वीक टाइज जो क्रिएट होती हैं एट दैट मोमेंट, ग्रैनोवेटर ने जो कहा कि थोड़े दिन के लिए हम इकट्ठा होते हैं. और ये आप महसूस करेंगे नॉट जस्ट इन बिग एजिटेशंस. आप कोई छोटा सा फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 3-4 दिन का, जिसमें मिल के काम कर रहे हैं दिन रात, वो जो दोस्ती बनती है वो वीक टाइज की दोस्ती होती है कि हम सिर्फ एक मुद्दे के लिए इकट्ठा हुए. हाँ, लेकिन वो स्ट्रांग हो जाती है इवेंचुअली, isn't it? So if weak ties offline, if they come together, these weak ties turn into strong ties. तो फिर this is the strength I'm saying of weak ties, right? कि हम इकट्ठा होते हैं और हम बनते हैं. इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने ऑब्जर्व करी कि जो लोग एजिटेशन में हैं वो तो भागीदार है ही, वो तो प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी एक वीक टाइज स्ट्रांग बन चुकी है. लेकिन जो नहीं है, फॉर इंस्टेंस सिंधु बॉर्डर पे आप एजिटेशन कर रहे हैं, आपने वो सिंधु बॉर्डर बंद करके रखा हुआ है. तो जो जैसे हम हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं तो हमारे लिए रास्ते बंद हो गए. एक कोरियोग्राफी हमारे लेवल पे भी चल रही है. हमें मालूम है कि ये वाला रास्ता बंद है तो हमें अभी ईस्टर्न हाईवे लेना होगा या वेस्टर्न हाईवे लेना होगा. तो बहुत सारे लोग उस प्रोटेस्ट को अवॉइड करने के लिए अपनी मूवमेंट बदल रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं. तो अगर वो सीधे जाने वाले होते वो सीधे नहीं जा रहे हैं. अब वो एक अलग तरह का डांस चल रहा है. वो भी एक कोरियोग्राफी है कि हम ना इन्वॉल्व होते हुए भी उस एजिटेशन में इन्वॉल्व हैं. हम उतनी देर उस एजिटेशन के बारे में सोच रहे हैं, है ना. हम सोच रहे हैं कि अरे रास्ता बंद है, हमको ये रास्ता लेना है क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है. वी आर थिंकिंग, वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट फार्मर्स प्रोटेस्ट. अगर फार्मर्स खड़े होके किसी भी स्क्वायर पे, राउंड अबाउट पे अगर वो स्लोगन्स लगा रहे हैं और हम वहां से फिजिकली जा रहे हैं तो हम इन्वॉल्व हैं, हम उनको देख रहे हैं, हम उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं. ये चीजें ऑनलाइन नहीं होती हैं क्योंकि हमारा डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है. कॉमन मैन इस तरह फिर कनेक्ट नहीं कर पाता ऑनलाइन. ओके, ऑनलाइन फ्री राइडर्स. ऑनलाइन फ्री राइडर्स, ये जो गैप है, ये गैप जो क्रिएट हुआ है, आई थिंक यू फॉलोड द गैप between online and offline action which is created by these what I told you just now. इसमें ना कुछ फ्री राइडर्स हैं. फ्री राइडर्स है कि जो प्रिटेंड करते हैं, द फ्री राइडर फिनोमिना. ये दोनों जगह मैंने ऑब्जर्व किया, निर्भया में भी, फार्मर्स एजिटेशन में भी. ये ट्वीटर्स ऑनलाइन, दे पार्टिसिपेट फ्रॉम अफार and they pretend that they are very close to the agitation and they are not at all participating in offline agitation. उनकी कभी शक्ल सामने नहीं आती, उनकी कभी प्रेजेंस नहीं होती. दे आर फ्री राइडर्स. वो ऐसे ही अपने एजिटेशन में पार्टिसिपेट करने का एक बहाना सा करते रहते हैं, ऑनलाइन बैठ के कमेंट करते रहते हैं. उसमें से हम और आप भी हैं. हाँ, कि हम लोग सिर्फ ऑनलाइन बैठ के अपना बात करते रहते हैं उसके बारे में, बट कभी भी एक भी बार उस एजिटेशन में पार्टिसिपेट करने सड़क पे नहीं उतरे और उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया ग्राउंड लेवल पे. तो ये जो थ्योरी है ये कहती है कि ये पार्टिसिपेंट्स हु वर्क लाइक दैट,
ऑनलाइन यूजर्स who saw the benefits कि हम यहाँ बैठे, हमारी न्यूज इकट्ठा हो जाएगी, जर्नलिस्ट नोटिस कर लेगा, हमारे हैशटैग्स पॉपुलर हो जाएंगे और हमारा नाम अखबार में आ जाएगा और हम लीडर बन जाएंगे of that agitation without having gone to the agitation at all, right? So ये भी एक तरीका है which people are using during agitations and movements these days, free riders. So it is very crucial to question whether the creators of such bots, whether creators of such posts, whether the free riders, all of them, they possess necessary awareness of the kind of diversity in our country, whether they are attuned to reliability, whether they have a bias or have an agenda of their own. Because they are not really participating in the protest offline, are their intentions really noble? We need to look at that, and for that we need a kind of digital literacy coming our way, right? Even if we assume that their intentions are well meaning, their expertise lies in technical competency. वो technically digitally हमसे stronger हैं, but are they even wiser? Do they understand the social phenomena as much as perhaps that farmer who is sitting on his tractor on the ground? Do they really understand those issues, or are they only theoreticians, or are they only digitally stronger people? These are the questions. तो इसलिए मुझे ये बार बार ये क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि जो आदमी अपने स्टेटमेंट्स ऑनलाइन दे रहा है, क्या वाकई वो उस आदमी से ज्यादा जानकार है जो ग्राउंड पे जानकारी दे रहा है? अगर वो दोनों एक ही हों तो बेस्ट है. That's the best situation, right? That is what we assumed it was. Prior to this study, हम तो यही सोचते थे कि ये एक एजिटेशन है, इसमें कुछ लोग सोशल मीडिया हैंडल करते हैं और वो शायद the younger people are. This is what I thought at least, before I started studying. जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट्स में होता है या हमारे यूनिवर्सिटीज में होता है कि ठीक है, ये 4 सोशल मीडिया की टीम है, ये लोग सोशल मीडिया देखेंगे, कोई और लोग कुछ और देखेंगे, इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं हम. बट दैट्स नॉट विजिबल टू मी नाउ. People on social media who are free riders on social media are different. तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है दो चीजों की, एक डिजिटल लिटरेसी और एक मीडिया एजुकेशन. मीडिया एजुकेशन, मीडिया एजुकेटर्स के रूप में हम लोग ये चीज एक कॉमन नॉलेज बना सकते हैं, और इसीलिए ये मैंने किताब लिखी, बिकॉज दीज आर द थिंग्स आई ऑब्जर्व्ड हैपनिंग. तो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली बात तो करते हैं, पर हम बात तो प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं अल्टीमेटली, राइट? टू मेक पीपल रियलाइज. सो मीडिया एजुकेशन से एक क्रिटिकल सिटीजनशिप बनती है, जो सिटीजन्स चीजों को जान के ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं. और डिजिटल लिटरेसी तो हर एक के लिए बहुत जरूरी है. मेरी बुक की भी रिकमेंडेशन यही है कि हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्कूल में डिजिटल लिटरेसी शुरू करनी चाहिए और मीडिया लिटरेसी उसका एक हिस्सा होना चाहिए. जिस तरह से जब कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर एजुकेशन शुरू हुई, राइट, इन द 90s. जब कंप्यूटर नए नए आए तो स्कूलों में कंप्यूटर आए और फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड से ही बच्चों को लैब में ले जाया जाने लगा, कंप्यूटर दिखाए जाने लगे, और फिर धीरे धीरे कंप्यूटर एप्लीकेशंस की क्लासेस शुरू हो गई. जैसे वो हुआ उस जमाने में, आज के जमाने में हमें सेकेंड स्टैंडर्ड से ये मॉड्यूल्स बनाने चाहिए और डिजिटल लिटरेसी और मीडिया लिटरेसी का एक पीरियड होना चाहिए जिसमें हम ये ऑफलाइन दुनिया और ऑनलाइन दुनिया के जो डिफरेंसेस हैं उनको स्टार्कली वी कैन ऑब्जर्व देम, एंड व्हेन वी वांट टू कनेक्ट वी शुड बी एबल टू कनेक्ट देम like literates. Okay, so these are the recommendations that I give. Media education in schools, digital literacy for adults of all types, जैसे adult education classes में digital literacy रहे, सब जगह रहे. पॉपुलर मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस बढ़ा सकें. We should be able to navigate digital landscape without confusion. कोर्स सब्जेक्ट, करिकुलम में कोर्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑप्शनल नहीं होना चाहिए. AI के एथिक्स के बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए. हम सबको लीगल सेफगार्ड्स पता होने चाहिए. ये इसका भी एक पूरा चैप्टर उस बुक में है जिसमें मैंने बताया है कि देयर वर सो मेनी हैंडल्स
जिनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। तो वो हैंडल्स बैन क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने इतने सारे लॉज तोड़े जो ऑलरेडी बने हुए हैं, अभी नए नहीं बने हुए, पुराने बने हुए हैं। वो सारे लॉज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, रिलेटेड टू नेशनल यूनिटी, वो सारे लॉज उन हैंडल्स ने अपने जो उन्होंने ट्वीट किया, जो उन्होंने कहा, उस सिलसिले में उन्होंने तोड़े। तो जैसे ही आप एक बार तोड़ेंगे तो वो हैंडल बैन हो जाएगा। अगर हमारे पास थोड़ी सी लीगल ट्रेनिंग हो, हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हम ये प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, अगर हमें ये ट्रेनिंग हो तो हम अपने हैंडल को, अपने फेसबुक के पेज को, अपने इंस्टा हैंडल को संभाल के इस्तेमाल कर सकते हैं और बैन होने की नौबत हमको नहीं आएगी। एंड वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई बॉट्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, और अगर किसी की अब्यूज हो रही है तो हमें वो भी टैकल करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं करिकुला में डालने के लिए। लास्टली ये एक कोट है which I mean this is something that I thought as a result of everything that I studied, that there has always been control. Okay, मास मीडिया का शुरू से जिसने थोड़ा भी इतिहास पढ़ा है, मीडिया हिस्ट्री थोड़ा भी पढ़ा है, वो देखेगा कि देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। नाउ दिस इनिशियली ये कंट्रोल आता था चर्च से। चर्च माने यूरोप में था पहले मीडिया, इंडिया से पहले इंग्लैंड में आ चुका था। तो क्योंकि यूरोप में इतना मीडिया था तो इसलिए चर्च कह रही हूँ, बट इट मीन्स रिलीजन। तो उन्होंने पहले कंट्रोल किया था चर्च ने, इंडिया में नहीं, यूरोप में। और उसके बाद आए क्लर्जी, उसके बाद आया क्राउन, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप। एंड फिर जब मीडिया साल लगे, हमें 100 साल लगे, यहाँ पे आ गया 100-200 साल, यहाँ इंडिया में भी आ गया। इंडिया में कॉन्टेम्पररी टाइम्स हमने देखा कि कंज्यूमर पे अब राइट नाउ वी आर थिंकिंग कंज्यूमर इज द किंग, दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग, क्योंकि हमें लगता है सिटीजन जर्नलिज्म है, हम सबके पास ये औजार है, राइट, ये हथियार है, वट एवर यू कॉल इट, कि हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, हम डिसेमिनेट कर सकते हैं, ये पब्लिक स्फीयर बन गया, ये वो, हम ऐसा सोचते हैं। बट ये सिटीजन ड्रिवन कंटेंट है, ये कंटेंट भी कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड है। वी मे नॉट अंडरस्टैंड इट क्योंकि हमारे पास वो लिटरेसी नहीं है। कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड कैसे है कि वो प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, वो प्लेटफॉर्म एक कॉर्पोरेट का है, वो हमें बताता है, वो हमें दिखाता ही वही है थ्रू देयर एल्गोरिथम, जो उसे लगता है हमें अच्छा लगेगा। तो वो हमारी नॉलेज को एक लेवल से ज्यादा बढ़ने देता ही नहीं, एक फिल्टर बबल में डाल देता है, या तो फिल्टर बबल कहिए या आप इको चेम्बर कहिए, वो हमें उसके अंदर डाल देता है और फिर हम वही देखते रहते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस बंद हो जाता है, हमारे थॉट्स एक ही एरिया में सर्कुलेट करते रहते हैं और हम उसको तोड़ के बाहर निकल नहीं पाते। हम सोचते हैं हम इंस्टा में रील्स देख रहे हैं, वो सारी रील्स जो हमें पसंद है, वाह वाह, बट बात यह है कि वो एक एल्गोरिथम ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें ये पसंद है, अब तुमको यही मिलेगा क्योंकि तुमने एक बार इसे पसंद किया। तो जिस लेवल की आपकी नॉलेज थी उसी लेवल की रह गई, क्योंकि आपने वैरायटी के ओपिनियंस देखी ही नहीं। तो क्या हम फ्री हैं? क्या सिटीजन जर्नलिज्म सच में कुछ है, या वी आर कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड? तो अब क्या हो गया, ये सारे सीज लगाए हैं ना, चर्च, क्लर्जी, क्राउन, सिटीजन, कंज्यूमर, सिटीजन, एंड नाउ कॉर्पोरेट। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरीथिंग। कुछ चीजें मैंने कंटेंशियस भी बोली होंगी, but that doesn't matter, these are my opinions, so that's all I have to say about this. ये मेरी बुक का रिव्यू कम्युनिकेशन टुडे में सर ने छापा था, you can have a look at it in this issue, volume 28, number 1 and 2 of Communication Today. And thank you so much for giving me an opportunity. We can have some discussion if you want. चलिए, बहुत बहुत आभार अर्चना जी, आपने बहुत विस्तार से सोशल मीडिया, सोशल मूवमेंट के साथ साथ ये जो डिजिटल मीडिया है इसके उस मनोविज्ञान की भी बहुत ही सारगर्भित व्याख्या आपने की है।
और निश्चित रूप से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के मन में कुछ प्रश्न भी होंगे। डॉक्टर अरिंदम, ये असम ट्रिब्यून में काम कर रहे हैं, सिलचर से पीएचडी किया, उन्होंने एक सवाल भी लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल लेने से पहले एक जी सर। छोटा सा और हमारा एक कार्यक्रम है, वो हम पहले करेंगे। मैं फिर प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आज की इस शाम की को यादगार बनाने के लिए एक ई मेमेंटो और ई सर्टिफिकेट वो अर्चना जी को भेंट करें, और उसके बाद ये सत्र प्रश्नोत्तर के लिए खुला है। जी sir, बिल्कुल. Thanks once again for this, ma'am. This is just an honor of respect and gratitude from our side. I guess the Thank you. incidents are on is shared now. You're most welcome, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Share your e-memento as well. Ma'am, the words are less to thank you. Thank you. Yeah. This is all so interesting. ये सर आप ही सोच सकते हैं. इतना इनोवेटिव आइडिया आप ही का हो सकता है, एंड ये पूरा इट्स सो ब्यूटीफुल. टीम वर्क है, कोई इसमें टीम वर्क तो आई अग्री, लेकिन आइडिया मुझे पता है कहाँ से आ रहा है. थैंक यू सर. Most welcome, ma'am. चलिए, बहुत बहुत आभार आपका इस विस्तृत व्याख्यान के लिए। और मुझे लगता है कोई भी चर्चा तब तक अधूरी है जब तक कि प्रश्न उत्तर नहीं हो। हालांकि समय काफी हो गया है, लेकिन फिर भी जो मित्र सवाल कुछ पूछना चाहें उनसे अनुरोध है, अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और अपनी जो भी टिप्पणी या सवाल है संक्षेप में पूछें। अरिंदम जी, यदि आप सुन रहे हैं तो मुझे लगता है पहले आप ही अपनी बात करें, हाँ और संभव नहीं है तो फिर मैं आपका सवाल पढ़ देता हूँ, चैट बॉक्स में है। हाँ, पढ़ दीजिए सर, बिकॉज हो गया है इतने सारे. अच्छा। डिजिटल डिवाइड हो गया है यहाँ पे. मेरे से गुम हो गया है उनका सवाल. अरिंदम गुप्ता है ये। हाँ, penetration- मिल गया. हाँ, Penetration of social media is still poor in our country. In this case, aren't the voices being affected by spiral of silence? अरिंदम, मैंने ये कहा ही है कि पेनिट्रेशन नहीं है, तभी तो डिजिटल डिवाइड की पूरी बात उठी, और इसीलिए मैंने वार्न किया that let us not look at social media posts and think कि ग्राउंड रियलिटी यही है. बिना ग्राउंड में जाए हम सिर्फ सोशल मीडिया में हैशटैग को फॉलो करते करते हेडलाइन नहीं बना सकते हैं. एंड सो दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स एंड आई हैव प्रूवन इट. आप प्लीज मेरी किताब पढ़िए, उसमें विद डेटा प्रूफ है इन चीजों का. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, राइट. ये सिर्फ पॉवर्टी, हाँ, ये सिर्फ पॉवर्टी से भी रिलेटेड नहीं है. जी सर. कम्युनिकेशन टुडे के जिस अंक का आपने जिक्र किया है वो हमारी वेबसाइट पे है, जो भी चाहे उसको देख सकते हैं. इसीलिए मैंने वो बताया कि वो रिव्यू छपा हुआ है. एंड इट्स, इन्होंने कहा कि पुअर से भी नहीं है. पुअर का तो खैर है ही, वो तो एक मार्जिनलाइज्ड कोर और मार्जिन की बहुत पुरानी एक व्याख्या है कि वो पॉवर्टी के वजह से डिजिटल डिवाइड है या कोई भी डिवाइड है. पर अब तो होते हुए भी, पुअर ना होते हुए भी हम में डिवाइड है, नॉलेज लेवल का और उसको समझने का, टेक्निकल कॉम्पिटेंस का, बहुत सारी चीजों के डिवाइड बन गए हैं. तो बढ़ते जा रहे हैं डिवाइड्स. जैसे हम अपने स्टूडेंट से तो पीछे रह जाते हैं नहीं इसमें. अब वही है ना, अपन ये शेयर ही नहीं कर पाता है. देखिए आप, या कहाँ से क्या करना है, क्या बटन दबाना है, प्रेजेंटर है, ये है, कितना सारा हमें रिहर्स करना पड़ता है. आई थिंक दैट्स व्हाट द डिवाइड इज. slowly we have to try to cover it. Yes, any other question? कोई और सवाल किसी का? आज सूरज जी कहाँ गए? वो हर बार कुछ न कुछ अपनी टिप्पणी या सवाल है, मेरठ से हैं शायद. आज नहीं है मेरे ख्याल. ज्वाइन किया था पेपर, मैंने उनको देखा. हाँ, उनका है, शुरू में परिचय तो दिया था उन्होंने. अच्छा, तो चलिए, मेरे ख्याल अब कोई सवाल नहीं है. ओके. तो मैं आभार प्रदर्शन के लिए प्रियंका जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें. Thank you so much. I am very grateful that I am Priyanka Singh from Bharati Vidyapeeth, Question Vihar, New Delhi, got the opportunity to present vote of thanks. Initially, I would like to thanks team speaker and organizer of this webinar, that is 176 webinar held on 26th of August. And through this topic, we have explored the dynamic interaction of social media and social movement in hashtags to headline, social media and social movement. So special thanks to our
speaker, Dr. Archana R. Singh, ma'am, professor at the School of Communication Studies, Punjab University, Chandigarh, for sharing valuable insight and expertise. Ma'am have covered various aspects like Indian independence movement, key campaign within the freedom struggle. Ma'am have also speak about post-independence activism, where ma'am has highlighted the चिपको movement. उस जैसे movement आज तक नहीं देखा मैम ने, इस तरीके से भी जिक्र किया था. मैम ने बताया कि किस तरीके से एंटी इमरजेंसी मूवमेंट एक टाइम तक था और उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. मैम ने ये भी बताया कि कुछ हमारे और जो सिग्निफिकेंट मूवमेंट थे, इंक्लूडिंग स्फीयर ऑफ सोशल मीडिया. मैम ने बहुत सारी थ्योरीज का जिक्र किया, जहाँ पे मैम ने एजेंडा सेटिंग थ्योरी बताया, कोरियोग्राफी ऑफ असेंबली की बात की. मैम ने टाइप्स ऑफ डिवाइड की बात की और कुछ डिवाइड्स का एग्जांपल देते हुए मैम ने उन सारी चीजों को, सारे एक्सपेक्ट्स को कवर किया. तो मैम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म. बाय द एंड मैम ने ये भी बताया, डज कॉर्पोरेट पावर एग्जिस्ट? तो आई गेस yes, it exists in our entire environment, and by extending my heartfelt gratitude, I will also thanks Sanjeev Banawat sir for his unwavering support and guidelines. I will like to thanks Professor Aman Huda sir, Director BVI Camp, because sir नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती. और जितना भी thanks बोलो sir को वो कम है. sir का जो dedication है, determination है, वो हमें हर रोज एक नई ऊर्जा भरता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं. Thanks to convener this event, Dr. Ayushi ma'am. Thanks to all the technical department, including Jayan sir, Pushpinder sir, Preeti ma'am, Ambush ma'am. And special thanks to all the participants who have been gathered with us in this webinar. Thank you each and everyone who have been gathered, and stay connected with us. Thank you so much. हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद. और कहा जाता है ना, इंतजार का फल मीठा होता है. मैं शायद पिछले 1-1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ अर्चना जी को इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए, लेकिन जब भी फोन किया तब तक कोई ना कोई व्यस्तता रही, कोई ना कोई क्लैश रहा, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां तो कभी डिपार्टमेंटल. लेकिन खैर परसों जब बात हुई तो फिर इन्होंने हाँ किया 2 दिन पहले, 3 दिन पहले. तो मुझे लगा कि जिस तरह से इतने विस्तार से इन्होंने डिजिटल मीडिया के पक्षों पर चर्चा की, बहुत ही बढ़िया विवेचन विश्लेषण. Thank you, sir. और चूंकि मेरा तो खैर आपके विभाग से बहुत ही एक पुराना संबंध रहा है, Yes, sir. तो उस नाते भी इच्छा थी कि किसी न किसी तरह से हमारे इस विचार अभियान के साथ आप जुड़े, और आपने स्वीकृति दी. और निश्चित रूप से फिर मैंने ही कहा था कि जो आपकी पुस्तक है इस पर अपन केंद्रित कुछ बातचीत करें, तो हाँ. मित्रों को मालूम पड़ेगा, और जो आपने रिसर्च किया वो भी लोगों के सामने आएगा. तो इस दृष्टि से हमने आज का आयोजन किया था. हमारी जो अगली जो कड़ी है वो 29 तारीख को है, 29 अगस्त. हम सबको पता है राष्ट्रीय खेल दिवस है. उस दिन हमने थोड़ा सा विषय हट के लिया है. उसका विषय हमने रखा है खेल, संस्कृति और स्वास्थ्य, पारंपरिक खेलों की त्रिवेणी. इस विषय पर हम बातचीत करेंगे. और राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमारे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर है डॉक्टर प्रीति शर्मा, और इन्होंने इसी पर एक नेशनल सेमिनार अभी कुछ महीने पहले किया था. और वहीं से मेरे मन में ये विचार आया था कि इस विषय पर भी कुछ चर्चा की जानी चाहिए. तो वो हमारे साथ होंगे. यही लिंक है और यही समय है. तो 29 तारीख की शाम को अपने फिर मुलाकात होगी. और ये आज की सारी जो चर्चा है ये हम YouTube के माध्यम से, हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसा अर्चना जी ने कहा कि जो आपने प्लाजा की बात की, मैं उसे गांव की चौपाल कहता हूं. पहले चौपाल पे बैठ के बात करते थे, ये ऑनलाइन चौपाल हो गई है हमारी, जहां बैठ के हम चर्चा करते हैं. वही है सर, वही है. चौक चौपाल कुछ भी. हाँ. तो इस पर हम इन सारी चर्चाओं को सुने, और इस विचार चेतना को, आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए, इन पे नियमित रूप से विचार मंथन